क्या पाकिस्तान में सरकार सच में प्रधानमंत्री चलाता है या फिर असली ताकत कहीं और छिपी है? एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र है भी और शायद नहीं भी, जहां चुनाव होते हैं लेकिन फैसले हमेशा पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। जब भी पाकिस्तान की राजनीति की बात होती है तो एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, सेना। क्यों पाकिस्तान में सेना इतनी शक्तिशाली है? क्यों हर कुछ सालों में लोकतंत्र लड़खड़ा जाता है? और क्यों वहां की असली पावर स्ट्रक्चर समझना इतना मुश्किल है? क्या ये सिर्फ हिस्ट्री का असर है या सिर्फ एक ऐसा सिस्टम जो जानबूझकर बनाया गया है? ये कहानी है सत्ता की, कंट्रोल की और उस इनविजिबल पावर की जो पाकिस्तान की राजनीति को आज भी शेप कर रही है। क्योंकि ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये है असली ताकत की कहानी। तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1947 एक नया देश जन्म लेता है, पाकिस्तान। उम्मीदों से भरा हुआ लेकिन चुनौतियों से घिरा हुआ। एक तरफ आजादी की खुशी तो दूसरी तरफ अराजकता, माइग्रेशन और अनसर्टेनिटी। जहां भारत में इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, वहीं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जड़ पकड़ने लगी। सरकारें आई और जल्दी गिर गई। नेताओं के बीच पावर स्ट्रगल बढ़ता गया और जनता के भरोसे में दरार पड़ने लगी। अब सोचिए, एक राजनीति कमजोर हो, जब फैसले लेने वाला कोई मजबूत हाथ न हो तो क्या होता है? जहां सेना सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली ताकत नहीं रही, बल्कि एक अल्टरनेटिव पावर बनकर उभरने लगी। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की उस कहानी की पहली कड़ी, जहां डेमोक्रेसी और मिलिट्री एक ही मैदान में आमने सामने खड़े होते हैं। सन 1958 पाकिस्तान की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी आसान नहीं था। सरकारें बार बार गिर रही थीं, नेताओं के बीच संघर्ष अपने चरम पर था और देश एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के बिना भटक रहा था। तभी अचानक एक फैसला सब कुछ बदल देता है। जनरल अयूब खान, उन्होंने संविधान सस्पेंड कर दिया, सरकार को हटा दिया और सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। यह सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, यह पाकिस्तान की राजनीति का पहला बड़ा झटका था। और इस एक कदम ने एक डेंजरस मिसाल तय किया, एक मैसेज जो पूरे सिस्टम में गूंजने लगा। अगर पॉलिटिशियन फेल होंगे तो सेना आगे आएगी और कंट्रोल ले लेगी। अब सवाल यह नहीं था कि लोकतंत्र चलेगा या नहीं, सवाल यह था कि कितनी देर तक चलेगा। क्योंकि पहली बार सेना ने सिर्फ इंटरवेन नहीं किया था, बल्कि यह दिखा दिया था कि असल ताकत उसके पास भी हो सकता है। और यहीं से पाकिस्तान की राजनीति में मिलिट्री डोमिनेंस की कहानी ऑफिशियली शुरू होती है। सन 1970 ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान आखिरकार डेमोक्रेसी की तरफ लौट रहा है। सिविलियन सरकार वापस आई, लोगों को उम्मीद थी कि अब स्टेबिलिटी आएगी, अब सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए, पावर स्ट्रगल जारी रहे और इनस्टेबिलिटी फिर से सिर उठाने लगी। और फिर 1977 एक और झटका, जनरल जियाउल हक, उन्होंने इलेक्टेड सरकार को हटा दिया और एक बार फिर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, यह पूरे सिस्टम को रिशेप करने की शुरुआत थी। जियाउल हक ने इस्लामाइजेशन पॉलिसी लागू की, लॉ बदले, सोसाइटी की डायरेक्शन बदल दी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सेंसरशिप और एक ऐसा माहौल जहां डिसेंट की जगह कम होती गई। अब सेना सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं थी, वह आइडियोलॉजी और सोसाइटी को भी शेप करने लगी थी। और यहीं से डेमोक्रेसी और आर्मी के बीच टकराव और भी गहरा हो गया। एक तरफ वोट की ताकत तो दूसरी तरफ बंदूक की ताकत, और पाकिस्तान इन दोनों के बीच फंसा हुआ एक देश बन गया। सन 1999 दुनिया बदल रही थी, लेकिन पाकिस्तान की कहानी जैसे वहीं अटकी हुई थी। एक बार फिर पॉलिटिकल क्राइसिस, एक बार फिर टकराव और फिर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने इलेक्टेड सरकार को हटाया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। इतने सालों बाद भी पाकिस्तान डेमोक्रेसी को स्टेबल नहीं बना पाया था। और यह तख्ता पलट एक सिर्फ घटना नहीं था, यह एक रिमाइंडर था कि सिस्टम अभी भी कमजोर है,
हर बार जब डेमोक्रेसी कमजोर पड़ती है तो सेना आगे आ जाती है और यही पैटर्न पाकिस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। पिछले कई दशकों में हुए युद्ध और तनाव ने पाकिस्तान में एक नैरेटिव बना दिया कि भारत एक कंस्टेंट थ्रेट है और इसी नैरेटिव ने सेना को रक्षक और नेशनल हीरो की इमेज दे दी। जब भी बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती हैं, तो पूरा देश नेचुरली सेना की तरफ देखने लगता है। लेकिन भारत की पर्सपेक्टिव से देखें तो यह साफ दिखता है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और स्टेबल इंस्टीट्यूशन ही असली ताकत होती है। जहां एक तरफ इंस्टीट्यूशन देश को आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार कॉन्फ्लिक्ट का माहौल पावर इम्बैलेंस को बढ़ाता है। और यही फैक्टर पाकिस्तान में सेना की पकड़ को और मजबूत बनाता चला गया। क्या सेना सिर्फ देश की सुरक्षा करती है या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? पाकिस्तान में सेना सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, वही इकोनॉमी के अंदर भी गहराइयों तक मौजूद है। रियल एस्टेट, फैक्ट्री, बैंक, एक पूरा बिजनेस एम्पायर है। और यही वो पावर है जो बाकी इंस्टीट्यूशन से अलग बनाती है, क्योंकि जब किसी के पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि पैसा भी हो तो इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कम अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा कंट्रोल। और यही वजह है कि सेना सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि एक स्टेट विद इन अ स्टेट बन गई है, जहाँ फैसले सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रिसोर्सेज से भी तय होते हैं। आज का पाकिस्तान ऊपर से डेमोक्रेसी लेकिन अंदर से एक कॉम्प्लेक्स पावर गेम है। सरकार मौजूद है, प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन क्या फैसले सच में वही लिए जाते हैं? फॉरेन पॉलिसी, इंडियन रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इन बड़े फैसलों में सेना का इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां इलेक्टेड लीडर्स दिखते हैं लेकिन कंट्रोल कहीं और होता है। और यही ड्यूअल पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियलिटी बन चुकी है। तो आखिर इस पूरी कहानी के बाद सवाल वही खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान कभी एक पूरी तरह मजबूत डेमोक्रेसी बन पाएगा या फिर सेना हमेशा उसकी सत्ता का सबसे मजबूत पिलर बनी रहेगी? क्या वहां जनता की ताकत जीतेगी या फिर पावर हमेशा बंद कमरों में तय होती रहेगी? ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जहां डेमोक्रेसी और कंट्रोल आमने सामने खड़े होते हैं। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य बदलेगा या इतिहास खुद को दोहराता रहेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।